वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी बात करेंगे ज़राअत के हवाले से। और आपको पता है कि महकमा ज़राअत की शानदार कामयाबी है और महकमा ज़राअत में जब भी कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, जब भी कोई अच्छे काम होते हैं तो हम उसके हवाले से प्रोग्राम भी करते हैं। इस दफ़ा जो धान की फसल और पैदावार के हवाले से कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और प्रिंट मीडिया को कुछ इन्फॉर्मेशन जो जारी की गई है महकमा ज़राअत की तरफ से, उसी के हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम भी है कि धान की पैदावार में जिस कदर इजाफा होगा पाकिस्तान में, उसी तरह आपको पता है कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला जो है वो ज़्यादा हासिल होगा। क्योंकि धान की फसल की अगर बात कर ली जाए, चावल जिसे आप कहते हैं, तो चावल से पाकिस्तान बेहतरीन ज़र मुबादला जो है वो कमाता है। और पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसी कारामद फसल है कि जिसकी मुख्तलिफ इकसाम पाकिस्तान में लगाई जाती हैं। बासमती चावल की अगर बात कर ली जाए तो आपको पता है कि बासमती चावल पाकिस्तान का बेहतरीन तरीन चावल है जिसको पूरी दुनिया में जाना और माना जाता है। तो इस दफ़ा जो फसल है वो तो लग चुकी है, क्योंकि ये 20 मई के बाद से जो है वो ये बंद हो जाती है और उसके बाद जो है वो लगाने की इजाज़त भी नहीं होती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑन हो चुका है, लेकिन अब इसकी कटाई का जो वक्त आएगा और जिस तरह से हमें ये धान की फसल इस वक्त इसकी पैदावार में जितना इजाफा किया गया है पिछली बार से ज़्यादा, उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने। पहले ये रिपोर्ट चेक करते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। धान पाकिस्तान की अहम तरीन फसल है क्योंकि चावल की बरामदात से मुल्क को सालाना कसीर ज़र मुबादला हासिल होता है। दुनिया में चावल बरामद करने वाले ममालिक में पाकिस्तान को अहम मकाम हासिल है। बासमती चावल दुनिया भर में भी पाकिस्तान की पहचान है। हुकूमत की तरफ से आला क्वालिटी के चावल की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा और आलमी सतह पर चावल की बरामदात बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। 2017-18 में पंजाब में धान की फसल 4,549,000 एकड़ रकबे पर काश्त की गई, जिससे 3,898,000 मैट्रिक टन पैदावार हासिल हुई। जबकि इस साल पंजाब में धान की काश्त का हदफ 4,754,000 एकड़ और पैदावारी हदफ 3,992,000 मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया। माहिरीन के मुताबिक धान की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए अब भी गुंजाइश मौजूद है। जदीद सिफारिशात पर अमल करके क्लारिटी ज़मीनों से भी धान की खातिर ख्वाह पैदावार हासिल की जा सकती है। धान की फ़ी एकड़ में इजाफा और इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के अनासिर सगीरा अहम किरदार अदा करते हैं। जिंक और बोरान की कमी धान की पैदावार को मुतासिर करती है, लेकिन बहुत से काश्तकार धान की फसल के लिए अनासिर सगीरा इस्तेमाल नहीं करते, जिनका सिफारिश करदा मिकदार में इस्तेमाल भी ज़रूरी है। पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट ऑर्डिनेंस 1959 के तहत 20 मई से पहले धान की पनीरी की काश्त ममनू है। इसलिए महकमा ज़राअत की तरफ से काश्तकारों को हदायत की गई है कि वो धान की पनीरी 20 मई से पहले हरगिज़ काश्त ना करें। महकमा ज़राअत की तरफ से काश्तकारों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए धान की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक भी आगाही दी जा रही है। इन सिफारिशात पर अमल करके धान की फ़ी एकड़ पैदावार में नुमाया इजाफा मुमकिन है। उम्मीद है कि हमारे काश्तकार धान की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करके धान की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा यकीनी बनाएंगे और बेहतर मैनेजमेंट से पैदावार के मेयार को भी बेहतर बनाने पर तवज्जो देंगे, जिससे न सिर्फ पैदावारी लागत में कमी वाक़या होगी बल्कि चावल की बरामदात में इजाफा से मुल्क की माशियत भी मुस्तहकम होगी और काश्तकार खुशहाल होगा। नाजरीन, ये एक ऐसी मासूम हल्की फुल्की सी नरम और नाजुक सी फसल है कि जिसको देख के भी अंदाज़ा हो जाता है, और साथ ही इसकी जो पनीरी लगाई जाती है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये नरम और नाजुक से चावल जब उगते हैं और जब ये फसल जो है वो लगाई जाती है तो इसकी पनीरी में जिंक का बहुत अहम किरदार है। और जिंक की कमी जो है वो पिछली बार जो है वो काफ़ी देखने में आई। अब इस जिंक की कमी को पूरा करने के लिए इस दफ़ा क्या क्रेडिबिलिटी यूज़ की गई है, क्या एक्टिविटीज़ जो है वो की गई हैं और इसको पूरा करने के लिए क्या प्रोसीजर यूज़ किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही जो है वो काश्तकारों को क्या फैसिलिटेट किया गया है धान की फसल के हवाले से, इसकी पैदावार के हवाले से आगाही किस तरीके से जो है वो दी गई है, इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे सवालात मेरे पास हैं और हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब, जो इस हवाले से जवाबात भी देंगे। और क्योंकि वो ज़राअत की बीट करते हैं इसलिए उनका इसमें ख़ास तजर्बा भी है और आने वाले वक्त में कहीं वो भी कोई ज़िम्मेदार ना बन जाए, मुझे ये भी ख़तरा है। तो जनाब यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, हमारे साथ हैं। जी साकिब साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आपने इनवाइट किया और बड़ी अच्छी बात है कि ज़राअत के ऊपर बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है और हमारे चैनल के तवस्सुक से और आपके प्रोग्राम के तवस्सुक से ये सारी चीज़ें आगे डिटेल में शेयर हो रही हैं। अच्छा, धान की फसल जो है जिस तरह आपने कहा कि बहुत नरम व नाजुक है, बिल्कुल ठीक है, फसल हर कोई नरम व नाजुक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पैदावार है।
हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसका धान का ये बाहर बरामदात में जाता है और वहाँ से ज़र मुबादला आता है। उसके लिए अब जो मैं 2-3 आपके जो प्रोग्राम के तवस्सुक से ये बातें करना चाहूँगा काश्तकार के साथ। हाँ। आज मैं काश्तकार को थोड़ा सा ये करना चाहूँगा क्योंकि महकमा ज़राअत जो है वो इनको गाइड कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इनकी 2-3 गलतियों की वजह से जो है इनकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अच्छा। सबसे पहले तो आपको है कि ये जो गैर इकसाम का बीज है, अच्छा सही ये है। बीज जो है ये गैर इकसाम का जो बना लेते हैं, ये घर में ही मतलब बना लेते हैं बीज और उसको बो देते हैं। ये अच्छा, धान का बीज खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं? प्रोड्यूस कर लेते हैं और इसको मतलब कि ये धान में डालते हैं। फिर ये करते ही हैं कि ये करते करते पता लगता है कि जी वो फसल जो है वो उस तरह की नहीं हुई। हम लोगों को जो चावल की फसल चाहिए ना, धान की फसल चाहिए, वो है कि जो बाहर के ममालिक के स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है तो फिर बाहर नहीं जा सकता। फिर वो ये लोग इस तरह गलती करते हैं। फिर उसके बाद इसमें स्प्रे की जो तादाद है वो ऊपर नीचे कर देते हैं। फिर उसके बाद इसके जो मतलब कटाई होती है जिसमें से मतलब सारी वो फजूल सी जड़ी बूटियां निकलती हैं वो सही तरह नहीं निकालते। इसमें पनीरी जो है ना वो जगह जगह से रह जाती है। इसका सबसे पहले तो मैं ज़राअत का महकमा ज़राअत जो है वो इनको गाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये अपनी फसल क्यों मतलब इस तरह बर्बाद करते हैं ये हमें नहीं पता। इसका ना वो खुद भी बड़े परेशान है। इसके लिए सोशल मीडिया और दूसरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे मीडिया के जरिए वो जो है या उनके तवस्सुक से बातें करते हैं, सब चीज़ें बताते हैं कि इसको इस तरह नहीं इस तरह करना। उसके बावजूद भी काश्तकार वो जो है ना मतलब हटदर भी करते हैं या क्या करते हैं। ज़राअत वाले जो है वो और चीज़ों के लिए कैंप्स लगाते हैं और मुख्तलिफ जगह पे अवेयरनेस के लिए जो है वो इनको बुलाया जाता है। और तो ये फसल के चेकअप के लिए भी कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, साइंटिस्ट होने चाहिए, कोई डॉक्टर ज़राअत होने चाहिए जो फसल के चेकअप को भी जो है वो बार बार यकीनी बनाएं। और जिस ज़मीन में जो है वो फसल लगाई गई है, ख़ासतौर पे धान की फसल जो है वो एक ऐसी ज़मीन पे लगती है जो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए ना, जो है दरमियानी टाइप की जो है वो ज़मीन में लगती है। वरना पानी अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, ज़्यादा पानी मिल जाए, तब भी वो चावल उस तरीके का जो है वो नहीं निकलता। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप घर में चावल बनाते हैं तो कोई चावल सुकड़ जाते हैं, कोई चावल जो है वो कच्चे रह जाते हैं, कुछ चावल जो है वो बिल्कुल ही टूट जाते हैं। तो ये इसी वजह से होता है कि या तो स्प्रे ज़्यादा पड़ जाता है या जो है वो बीज आपने जैसे बताया कि सही नहीं बोया जाता, जिसकी वजह से सही चीज़ नहीं। अब पाकिस्तानी तो बेचारे खा लेते हैं ये सारी चीज़ें, जैसे उनको प्रोवाइड हो चावल, वो तो सिर्फ देखते हैं कि क्वालिटी क्या है और कौन सा सस्ता चावल मिल रहा है। जो सबसे ज़्यादा सस्ता चावल है वो ले आओ, चाहे वो उसका कचूमड़ी बन जाए लाके, तो वो कोई उनसे इस चीज़ से उन्हें कंसर्न नहीं होता। लेकिन बाहर के ममालिक में जहाँ से हमें ज़र मुबादला मिलना है, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ का क्वालिटी वाइज जो है वो परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग हर चीज़ नहीं खा लेते। उनके खाने के म्यार हैं, लेवल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं और वो अपने स्टैंडर्ड से कभी नहीं गिरते। तो ये वो चीज़ें होती है जो अपनी सेहत पे जो लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं ना कीमत की वजह से, कि इसकी कीमत कम है तो ये हम जो है वो पका लेते हैं। वो पकने के बाद भी उसकी जो है वो कोई डिफरेंट सी जो है वो शेप आ जाती है। और अक्सर औक़ात ऐसे होता है साकिब साहब कि महंगी चीज़ भी आप खरीद के लाएँ तो भी आप वो चावल जो है वो उस तरह परफेक्ट नहीं निकलता। अब बासमती राइस में देख लीजिए कि बासमती राइस पिछले जो साल है वो कोई बहुत बेहतरीन बासमती राइस हमें नहीं मुयस्सर आ सका, जिंक की कमी जो है वो हमें जो है वो देखने को मिली। तो इस दफ़ा इन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज प्लान की हैं? इन्होंने इस दफ़ा महकमा ज़राअत ने जो है हाइब्रिड बीज जो हैं वो बनाए हैं, हाइब्रिड बीज जो हैं, और वो मतलब के किसानों को जो है ना दे रहे हैं, मुफ्त मतलब दे रहे हैं हाइब्रिड बीज जो हैं। हाइब्रिड बीज बनाने का मकसद ही यही है, जैसे आपने कहा ना, इनकी लैब्स हैं, इनके रिसर्च लैब्स हैं, उस रिसर्च लैब में सारी चीज़ें चलती रहती हैं, साइंटिस्ट भी हैं, वो सारी चीज़ें हैं, उनको देखते रहते हैं। उसके बाद जो है सारी रिसर्च करके एक हाइब्रिड जो बीज करते हैं वो उसको वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं, किसानों को देते हैं, काश्तकारों को देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो चीज़ है ना, मतलब अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है महकमा ज़राअत से हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं शाज़र साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा कि धान की पैदावार के हवाले से जिस तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हवाले से जो अवेयरनेस कायम की है, उसके कुछ सीधा पॉइंट्स पहले हमारे साथ शेयर कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। जी किस हवाले से पूछ रही थी? धान की पैदावार के हवाले से जो आपने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है काश्तकारों के लिए, उस हवाले से ज़रा हमें बता दीजिए। जी जी, उस हवाले से हमारा जो बेसिकली हमारा अदारा है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जी, ये मुख्तलिफ वैरायटीज डेवलप करता है और उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो भी हम डेवलप करते हैं। अच्छा, ठीक है। और उसके हवाले से जो हम फार्मर फील्ड पे जाके फार्मर गैदरिंग में जिस तरह एक्सटेंशन वाले हैं प्लस जो प्राइवेट कंपनीज है वो फार्मर गैदरिंग
मेगा फार्मर गैदरिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। जी ठीक और है। उधर जाके फिर हम अपने किसान भाइयों को राइस की प्रॉफिटेबिलिटी और इसकी प्रोडक्शन कैसे हमें इन्हांस करनी है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ठीक है, है। इसके अलावा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, हमारे प्रोग्राम्स भी राइस की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारे फार्मर को, इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी हमारा है और फेसबुक पे भी हम फार्मर की गाइडेंस सोइंग से लेकर और उसकी हार्वेस्टिंग तक हर स्टेप पे हम फार्मर्स को गाइड करते हैं। अच्छा, धान की जो पनीरी है फसल के बारे में जो खादों का इस्तेमाल और तनासुब है, इस हवाले से जो आप काश्तकारों को आगाही दे रहे हैं वो भी जरा ब्रीफ कर दीजिएगा। जी जी, इसमें तो धान की जो पनीरी से हम आगे चले गए हैं। धान की पनीरी काश्त होती है 20 मई के बाद, ठीक है। जो बासमती इकसाम है उनकी 1 जून से 20 जून तक, और इसी तरह 1 माह बाद ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ठीक है। और जो मोटी इकसाम है वो 20 मई से 10 जून तक हम करते हैं सोइंग, और उसकी हम ट्रांसप्लांटिंग 1 माह बाद कर देते हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त जो हमारी धान की फसल है वो ऑलमोस्ट ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी है। अच्छा। इस वक्त जो हमारे फार्मर्स हैं वो खादें वगैरह और इस तरह की मैनेजमेंट जो धान के लिए कर रहे हैं। जी। अच्छा, धान की फसल में जिंक का बहुत अहम किरदार है, तो इस दफा जो धान की फसल है उसमें जिंक की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए क्या तरीकेकार इस्तेमाल किया गया है, इस हवाले से भी जरा बता दीजिएगा। बेसिकली धान की फसल को जिस तरह बाकी फसलें, इसमें कुछ मेजर अनासर हैं, जिस तरह नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है। और इसके अलावा जिस तरह आपने क्वेश्चन किया है कि जिंक के बारे में, जी, जो जिंक है वो हमारी जितनी भी जमीनें हैं धान के लिए जिधर हम काश्त करते हैं, जो ये इलाका हमारा बनता है गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरात का कुछ इलाका, लाहौर, इन इलाकों में आप जिंक की कमी नुमाया हमें नजर आती है। ठीक है। इस वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि जिंक लाजमी डालें। और जिंक जब कमी होती है तो उसका नुकसान ये होता है कि पहले तो उसकी अलामतें जाहिर होती हैं कि जो पत्ते हैं गहरे ब्राउन रंग के हो जाते हैं, उनका ग्रीनिश कलर जो सब्ज मादा है वो कम हो जाता है और पत्तों के ऊपर धारियां सी बन जाती हैं। अच्छा। और इससे अगर ज्यादा सीवियर डेफिशिएंसी जिंक की हो तो खेत ऐसे लगता है जैसे दूर से जला हुआ है। अच्छा अच्छा। और अब ये जिंक करता क्या है, जिंक जो है पौधे में प्रोटीन बनाने के अमल को जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, इनका ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है। ठीक है। और इससे जो है जो फसल के पकने में बहुत मदद होती है अगर जिंक को हम मुनासिब मकदार में जी बिल्कुल। अब इसको डालना कितना है, हमने इसकी मुख्तलिफ पैकेजिंग आती है कंपनी की, उसमें 33% वाला जिंक है, वो हम 5 kg फी एकड़ हम डालते हैं। अच्छा। और इसके अलावा जो है अगर उसकी रेशियो जो है वो कम है, से 20% है या 27% है, तो 20% वाला 10 kg, 27% वाला 7 kg, वो जिस तरह की पैकेजिंग है वो कंपनी ने ऊपर लेबल लगाया होता है, उसके मुताबिक हम एकड़ में उसकी। और ये एक बात दूसरी में किसान भाइयों के लिए कि ये याद रखें कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जिंक को आपने लाजमी हर सूरत में अप्लाई कर देना। ठीक है, ठीक है। जी जी, सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि धान की जो पनीरी फसल है इसको कीड़ों से बचाने के लिए क्या तरीकेकार जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? अक्सर देखा गया है कि स्प्रे कर रहे होते हैं, तो क्या उस स्प्रे की मिकदार अगर ज्यादा या कम हो जाए तो उससे भी क्या इफेक्ट्स होते हैं? जी जी, जिस तरह आपने कीड़ों के मतलब, अब जो हमारा मौसम है ना इस वक्त मौसम हमारा बारिशें काफी हुई हैं, मरतूब मौसम है, नमी बहुत ज्यादा है, तो कीड़ों का अटैक काफी ज्यादा आने का खतरा है। ठीक है। बिल्कुल। और याद रखें कि ये जो अगस्त का एंड है ना, 20 अगस्त के बाद 15 सितंबर तक ये मोस्ट क्रिटिकल है कीड़ों के हवाले से। अच्छा। तो इस हवाले से हमें विजिलेंट रहना चाहिए, और इसके लिए ज्यादातर जो है वो हम डिपार्टमेंट रिकमेंड करते हैं दानेदार जहर। अच्छा। जो स्प्रे है वो लास्ट पे हम रिकमेंड करते हैं जब कीड़े का अटैक बहुत ज्यादा हो जाए और वो दानेदार जहर से कंट्रोल ना हो सकता हो। अच्छा। तो इसके लिए कोशिश करें कि 20 अगस्त के बाद पत्ताल पेट सुंडी आती है, इसमें बोरर का अटैक आता है, बोरर के अटैक की वजह से वो व्हाइट हेड उसको बोलते हैं, सफेद से सिट्टे ऊपर निकल आते हैं। ठीक है। जो किसान भाई हैं आप इसको बीमारियां भी कह सकते हैं कि ये जो है वो धान की फसल की बीमारियां या बीमारियां से कुछ डिफरेंट होती हैं, उनके अलग नाम है?
बीमारियां जो हैं वो डिफरेंट हैं, जो कीड़े हैं वो डिफरेंट हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब जो सही है। बोरर का मैं बता रहा हूँ वो धान के में जब निकल रहा होता है ना, उसकी मुंजर जिधर से निकल रही होती है, जिधर से अटैच होती है पौधे के साथ, ठीक है, उधर से वो बोरर उसको खा लेता है। अच्छा, और अच्छा, उसकी वजह से वो फिर आगे जो है कनेक्शन नहीं रहता और वो बिल्कुल व्हाइट सा हेड हो जाता है। बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल। इसके अलावा पत्ता लपेट सुंडी आती है, वो क्या करती है कि पत्ते में से रस चूस लेती है। और इसके अलावा सबसे एंड पे एक हमारा आता है सफेद पुष्ट वाला तेला, और इसने 2017-18 में तो बहुत ज्यादा नुकसान किया था, क्रॉप को फेल कर देती है मुकम्मल। अगर हमने इतना खर्चा किया है, लाभ लगाई है, पनीरी लगाई है, उसके बाद खादें डाली है, सारा कुछ किया है, लेकिन एंड पे अगर हम मुनासिब वक्त पे उसको कंट्रोल ना कर सके तो ये कीड़े मकोड़े जो है मुकम्मल भी फसल को तबाह कर देते हैं। तो इस वजह से हमें इनके बारे में बिल्कुल मुहतात रहना चाहिए। मुहतात रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी बीमारियों के हवाले से भी जरा बता दीजिएगा कि इस फसल को, जो धान की फसल है, इसको कौन कौन सी बीमारियां लाक हो सकती हैं? जी जी, इसमें 4-5 किस्म की बीमारियां हैं। सबसे पहले तो इस वक्त जो है ना बिकाइनी बीमारी है। अच्छा। बिकाइनी जो हमारी एक वैरायटी है किसान बासमती, इसमें बाकी की निस्बतन ज्यादा आती है बीमारी। ठीक है, और उसके बाद एक बीमारी है पत्तू का जरासीमी जलसाव, जिसको बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं, और इसने 2017-18 में काफी ज्यादा नुकसान किया था। और अब ये जो मौसम जा रहा है ना, ये 80 से 90% नमी जा रही है हवा में, और टेम्परेचर भी आइडियल है, और ये बीमारियों का अटैक भी ये जो सीजन है इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हो सकता है ज्यादा हो। इस वजह से फार्मर्स को बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। और इसके अलावा एक है धान का बकाया ब्लास्ट, और एक है पत्तों के भूरे धब्बे। अच्छा। सबसे बेहतर इनका जो हल है वो तो है कि हम बीज को जहर लगाएं, जब सोइंग करनी है उससे पहले हम बीज को जहर लगा लें। हाँ, अगर हम किसी वजह से वो नहीं कर सके, बेकायनी बीमारी आ गई है, पौधों का कद लंबा हो गया है, वो येलो से होते हैं, उनको क्या करें कि उखाड़ के जमीन से बाहर दबा दें किसी भी जगह पे, और एक खेत का पानी दूसरे खेत में मुंतकिल ना होने जाए। इस तरह भी वो बीमारी के जरासीम एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते हैं। अगर पत्तों का कोई जो जरासीमी जलसाओ आ गया है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट वाली बीमारी आ गई है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि कॉपर बेस्ड फंजीसाइड कोई भी जो है वो जो भी मार्केट में किसी अच्छी कंपनी का लेके उसको इन टाइम स्प्रे करते। इसके अलावा पत्तों के बुरे धब्बे आ जाते हैं, उनके लिए भी अच्छी फंजीसाइड अवेलेबल है, उनको टाइम पे आप कर लें। और ये याद रखें कि बाज़ जमीनें जो है ना उनमें पानी खड़ा नहीं होता इतना, या कलराठी जमीनें हैं, उनमें बीमारियों का अटैक निस्बतन ज्यादा होता है। तो कोशिश करें कि जब मुंजर निकल रही होती है या मुंजर निकलने का अमल शुरू हो चुका होता है और दाना बनने का अमल, ये 15-20 दिन का जो टाइम है, इस दौरान फसल को सोखा ना लगने दें। सोखे से मुराद ये है कि फार्मर क्या करते हैं कि पानी नहीं लगाते, और पानी 15-20 दिन, ये इस चीज को अवॉइड करें कि उसको अपने फील्ड को बदतर हालत में रखें, बदतर हालत में, उससे भी ये बीमारियों का अटैक कम आएगा। ठीक है, आप अपने काश्तकार भाइयों को कोई पैगाम देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू? क्योंकि धान की फसल के हवाले से जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उस हवाले से तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अगर कोई और मैसेज आपके जहन में है जो आप काश्तकारों को देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। जी, मैं इस हवाले से अपने काश्तकार भाई से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो महंगाई है वो किस तरह हो चुकी है, DAP, यूरिया, खादों का रेट, ये सारे इंक्रीज हो चुके हैं, हमारे डीजल की कास्ट, सारा हमने इन्हीं रिसोर्सेज को बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल करके हमने पैदावार अपनी बढ़ानी है। बिल्कुल ठीक है। वो पैदावार किस तरह बढ़ानी है कि हमने हर स्टेप पे विजिलेंट रहना है, हर स्टेप पे मुख्तार रहना है। कीड़ों के बारे में जिस तरह बताया, उनका भी टाइम पे आप देखते रहिए। ये नहीं है कि पत्ता लपेट आया है, 2 दिन में फसल को खत्म कर दिया, उसके बाद हम जो मर्जी कर ले उसको। और इसके अलावा सबसे मैं जो अहम पैगाम देना चाहूंगा कि हमारी जमीनों में नामियाती मादा बहुत कम है जी। तो हम क्या करते हैं कि धान की कटाई के बाद फसल को जो बाकियात होते हैं उनको आग लगा देते हैं। उनको गुजारिश है किसान भाइयों से आग ना लगाएं। आग से क्या होता है कि एक तो वो जो नामियाती मादा है उसकी जो पराली है या स्ट्रा है वो जल जाता है, जाया हो जाता है। जो कीड़े हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जमीन में वो भी मर जाते हैं। और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जिस तरह हम देखते हैं कि स्मोक का इशू हमें नवंबर के महीने में आ जाता है। जी, वो धुआं से खांसी बीमारी वो भी इसी वजह से ज्यादा आता है। और तीसरे नंबर पे सबसे जो मैं कहूंगा कि नामियाती मादे को आप जब
गंदम की कटाई कर लें तो आप जंतर या ढांचे का इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा कि हमारा नामियाती मादा बढ़ेगा, हमारी खादों की मकदार जो हम ठीक है, कम इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया और हमें ख़ास तौर पे धान की पैदावार के हवाले से, फसल के हवाले से जो है वो आगाही भी दी और काश्तकारों को जो मैसेज दिया है। देखिए काश्तकारों का जो काम बनता है ना वो बहुत ही सॉलिड है कि जब आप बीज लगा रहे हैं ना, देखिए सबसे पहली बात है बीज की। अगर बीज आपने जो है वो अच्छी क्वालिटी का बोया है तो फिर आपके चावल की जो फसल है ना वो बेहतरीन आएगी। अगर बीज में ही जो है वो प्रॉब्लम है तो फिर उसके बाद उसको कीड़ा भी लग सकता है, उसके बाद उसे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी लग सकती हैं। और अगर पानी वहां पर ज़्यादा आ गया और आपने इस फसल को ज़्यादा पानी लगा दिया तब भी ये फसल जो है वो ख़राब होने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि किस किस वक्त पे से पानी लगाया जाता है और स्प्रे बिल्कुल एंड पे, कि जब अगर कीड़ों की तादाद ज़्यादा बढ़ जाए और आप ये समझें कि अब आपकी फसल को स्प्रे के अलावा जो है वो कीड़ों से कोई नहीं बचा सकता, देन जो है वो स्प्रे इस पर लाजिम है। अदरवाइज़ ये नहीं कि वैसे ही जो है वो इसको स्प्रे कर दिया जाए। तो काश्तकारों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है। साकिब साहब क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा जो काश्तकार है ना, इनके लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो जो बीज है उसका हाइब्रिड बीज, अगर महकमा ज़राअत पंजाब आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हाइब्रिड बीज को इस्तेमाल करें। अच्छा, वो वहीं से लें? हाँ, वो वहीं से लें। जो मंजूर शुदा बीज है ना, उनके उसके अलावा भी मंजूर शुदा बीज है ना, खुद से मतलब को बीज बनाने की या कोई सस्ता बीज बोने की कोशिश ना करें। हाँ, दूसरी बात है कि इसका स्प्रे का बहुत बिल्कुल, ये स्प्रे जो है इसको तो ना होने के बराबर होना चाहिए। हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं इसको तो बाहर जो रेशो थी स्प्रे, क्योंकि इसमें जहर रह जाता है तो वो 0.5 थी पहले, अब उन्होंने 0.5 से 0.1 कर दी है। यानी कि वो कहते हैं जहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लाजिमी बात है ये धोने से भी जहर हो सकता है कि बहुत ही कम मतलब उसमें रहता हो भी। सही बात तो उसको बॉयल के बाद तो फिर जहर खत्म होता है। जिस तरह भी उन्होंने इतनी वो मतलब कॉशन है कि वो कहते हैं कि ये जो जहर है इसमें वो 0.1 होना चाहिए। तो हमारे काश्तकार क्या करते हैं कि जब देखते हैं ना कि हमला हो गया कोई सुंडी का या कोई किसी का, वो बेदर्द मतलब स्प्रे शुरू हो जाता है। अब वो स्प्रे जो ठीक है वो तो मतलब जो कीड़ा मकोड़ा है वो तो मार देता है, लेकिन उसके साथ साथ तो उसकी फसल बर्बाद कर देता है। उसमें कीड़ा वो ऑब्जर्व हो जाती है चीजें, मतलब जहर ऑब्जर्व हो जाता है। जब वो बारी आती है तो पता लगता है कि ये चावल अच्छा, सारी की सारी जो गेम खराब होती है ना किसी भी चीज की, वो स्टार्ट है। अगर आपने किसी का स्टार्ट ही किसी चीज का सही नहीं ना लिया, आपने फसल ही सही नहीं बोई और बीज ही सही नहीं है, तो फिर आपकी सारी फसल जो है वो आगे जाके आपको तंग ही करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस फसल को तो बचाना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये तो साथ पौधे लगाते हैं ना, इसकी तो पनीरी साथ साथ लगी हुई होती है, उसमें डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं होता, आपके पास जगह भी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर आपके पास जमीन जो है उसमें आपने पानी की मिकदार को भी देखना है। और आजकल जो बारिशों का मानसून का सीजन है, इसमें तो आपको पता है कि बारिश का पानी अगर खड़ा हो जाए तो फसल वैसे ही तबाह हो जाती है, वो क्योंकि खड़े हुए पानी में वैसे स्मेल पैदा हो जाती है, फसल को नुकसान पहुंचने का। इसमें जहर भी जो है वो भी काफी किस्म के हैं। कुछ काश्तकार भाई ऐसे करते हैं कि वो जो जहर है बड़े ही मतलब के नॉमिनल पैसों का कोई चीप सा स्प्रे ले आते हैं और वो मार देते हैं। अब उसमें होता ये है कि मतलब कीड़ा मरे ना मरे उसकी फसल जो है बेचारे की तबाह हो जाती है। सही कह रहे हैं। वो मामला और हो जाता है। इसलिए जो मंजूर शुदा बीज है और हाइब्रिड बीज है इनका जो महकमा ज़राअत का, और एक जो स्प्रे करना है उसको बड़े एहतियात से करें। और बड़े जो आपने बताया अभी कि बेसिक जो चीज है वो बीज है। बीज को मतलब कि अच्छा बीज बोएंगे तो फसल भी अच्छी होगी, और फिर उसकी पैदावार भी अच्छी आएगी। उसके बाद जो महकमा ज़राअत ने पंजाब ने इसकी जो सिफारिशात हैं वो सारी की हुई हैं, उसके ऊपर अमल करें। उसका मतलब कि हर तरीके से अब तो बहुत ज्यादा उन्होंने टोल प्लाजा नंबर्स दे दिए हैं, वहां पर सारे महकमा ज़राअत पंजाब के ऑफिसेज हैं और कहीं भी आप रब्ता कर सकते हैं उनके साथ, उनको बुला सकते हैं टीम को कि जी मेरी इस तरह की जमीन है, मैंने इसको कितना पानी देना है। लेजर लेवलिंग आ चुकी हुई है, सारी चीजें बिल्कुल एक किस्म की बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी से इन टच रहे काश्तकार भाई जितने भी हैं जो फसल लगा रहे हैं और इस मौसम से पहले जिनकी पनीरी लग चुकी है धान की, और जो भी फसलें लगती हैं या जो सब्जियां लगती हैं, उस हवाले से अगर आप ये समझते हैं कि आपकी सब्जियों की फसल या आपकी चावलों की फसल खराब हो रही है तो महकमा ज़राअत के टोल फ्री नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल करके टीम को बुला सकते हैं। उनके साइंटिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो चेकअप करेंगे और प्रॉपर तरीके से फिर आपको बताएंगे और उसका हल भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका साकिब साहब के, आपने जो है वो ज़राअत के वाले से, मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में मैंने भी जो है वो ज़राअत के वाले से बहुत कुछ सीख जाना है। तो ये जो है वो चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी बुनियादी चीज़ें हैं और इस पे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं और ख़ासतौर पर मॉर्निंग शो में इस पर इतनी ब्रीफली बात हो बहुत कम जो है वो ऐसा देखने में आया है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम हर उस मौजू को जो है वो यहाँ उजागर करें जो हमारे पाकिस्तान का मौजू, जो
रिलेट करता है पाकिस्तान की सरजमीन से, जो रिलेट करता है पाकिस्तान की आवाम से, और जहाँ पर किसी भी शख्स के साथ कोई भी ऐसी ज्यादती हो रही है, कोई भी ऐसे मामलात हो रहे हैं कि उसकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है, तो हमारा ये चैनल कोहिनूर न्यूज़ और ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर आपको ये मौका देता है कि आप अपनी परेशानी और अपनी तकलीफ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बन के आला हुकाम तक जो है वो आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर मेरा ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप कोहिनूर जो है वो गुड मॉर्निंग कोहिनूर लिखेंगे डेट के साथ, तो आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप जहां मेरा नाम लिखेंगे सोशल मीडिया पे, वहीं पे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो आ जाएंगे, डॉक्टर नबीहा अली खान। आप वो भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और ख़ास तौर पे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी डेली की डिटेल्स और हमारे और प्रोग्राम्स भी देखते रहें और मुस्तफ़ीद होते रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।